हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के टॉपिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत नेपाल सीमा विवाद है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो हाल ही में जो न्यूज आई है उसमें नेपाल ने ये बोल दिया है कि हम ये जो सीमा विवाद है, अगर भारत हमारे मैप को मान्यता नहीं देता है या कि नहीं मानता है और विवाद बढ़ाता है तो हम यूएनओ जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इंटरनेशनल कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इस पूरे विषय पे हम पूर्ण रूप से फोकस करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है तथा किस प्रकार से हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किन पेपरों से लिंक होता है मेंस के लिए। तो अगर मेंस की बात करें यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के पेपर 2 में बाह्य सुरक्षा के मुद्दे हैं एक टॉपिक, ठीक है, और आईआर के टॉपिक से भी ये मैच करता है, लिंक करता है। और एमपीपीएससी में बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा ये है जिसके लिए आप इसको कोड कर सकते हैं लिखते समय, तथा ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत नेपाल सीमा विवाद को समझाइए, इस टाइप से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अब ये तो हो गई मेंस की बात। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए तथा अन्य ऐसे एग्जाम जिसमें वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा करते समय हम दो पक्षों के ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। एक तो भारत और नेपाल की ये जो डिस्प्यूट है इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और ये जो सीमा का विवाद है ये किस क्षेत्र में है। तो क्षेत्र की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे ज्योग्राफी की बात आती है। तो यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है तो यहाँ से इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जो भी ट्रेंड हो गया है यूपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो या कि अन्य परीक्षाओं का हो, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे इनडायरेक्ट या कि बैकग्राउंड से। तो इसके पूरे बैकग्राउंड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही लास्ट में ये देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे लिखना है तथा किस प्रकार से क्वेश्चन की फ्रेम करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें मेंस के एग्जाम में अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखते हैं कि ये है भारत का मैप और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है नेपाल का रीजन, ठीक है, ये नेपाल का क्षेत्र है। अब समझ लेते हैं कि ये विवाद है क्या। विवाद में आप एक चीज़ का 3 नाम को याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। पहला हो गया लिम्पिया धुला, दूसरा हो गया लिपू लेक और तीसरा हो गया काला पानी। इन 3 नामों की बार बार चर्चाएं होंगी इसलिए याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये डॉट है, यहाँ पे कहीं पे क्या आ रहा है, लिम्पिया धुला है। ये एरिया लिपू लेक है। लिपू लेक आप जानते हैं कि लिपू लेक एक पास है जो कि जिससे वर्तमान समय में यात्रा किसके लिए होने लगी है, मानसरोवर के लिए। यही एक कारण का विषय भी यहीं से उपजना स्टार्ट हुआ था। अब अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं तो हुआ क्या था कि भारत ने अभी क्या किया कि बीआरओ ने भारत के रोड बनाने का काम, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाती है, तो वहाँ पे रोड बनाने का काम काफ़ी तेज किया। और एक रोड क्या की कि काला पानी यहाँ पे रीजन है, ये आप अगर एरिया, यही पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। अब डिस्प्यूट का कारण भी हम समझेंगे, पहले हम एरिया को समझ लेते हैं। तो एरिया अगर समझते हैं तो ये है हमारा लिम्पिया धुला, ये है हमारा लिपू लेक और ये कहीं यहाँ पे काला पानी है। तो यहाँ से इन्होंने काला पानी तक क्या बना दी, रोड बना दी। 80 किलोमीटर की रोड बनाया। किसने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। अब क्यों बनाया ये रोड, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ ये चाइना का ये पूरा रीजन है, तो यहाँ पे कहीं पे पड़ता है मानसरोवर। अब क्या था कि जब हमारे श्रद्धालु पहले मानसरोवर की यात्रा करते थे तो यहाँ पे है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से वो ऐसे आते थे और यहाँ तक आते थे। तो इसमें क्या था कि काफ़ी दूर डिस्टेंस बढ़ जाती थी, इससे विसंगतियाँ उत्पन्न होती थी, आर्थिक खर्च ज़्यादा लगता था तथा टाइम ज़्यादा लगता था। और
जो भी यात्री जाते थे, जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोग जाते थे, उनको काफ़ी टाइम और काफ़ी विसंगतियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये एरिया काफ़ी पहाड़ी है। ठीक है, आप जानते हैं कि हिमालय की 3 रेंज यहाँ से गई हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि रोड को काला पानी तक, पहले ही रोड थी, अब काला पानी से इन्होंने लिपू लेक तक रोड बनाई, और यहाँ से अब मानसरोवर यात्रा करनी है तो ये पास खोलने के बाद ये यात्रा सुगम हो गई और इसमें टाइम कम लगने लगा। किंतु जैसे ही ये रोड कंप्लीट होती है, ये स्टार्ट होती है बनना, तो वैसे ही नेपाल क्या बोलता है कि यह क्षेत्र हमारा है, अब इस क्षेत्र में आप रोड ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो ये पूरा डिस्प्यूटेड जो एरिया है ये लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। तो अब ये डिस्प्यूट हुआ क्यों? देखिए, पहले पुराने ज़माने में हुआ क्या था, अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पूरा डिस्प्यूट हुआ क्यों। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये पूरा एरिया है, ये 3 पॉइंट हैं जिसके बीच का एरिया है, जिसके जो डिस्प्यूट का कारण है। तो पुराने समय में क्या होता था कि जो भी बाउंड्री डिसाइड की जाती थी वो नदियों के आधार पर डिसाइड की जाती थी। तो यहाँ से एक नदी निकली हुई है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है लिपू लेक के पास से, जिसका नाम है महाकाली, इसी का नाम है शारदा, इसी का नाम है काली। तीनों नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट था पश्चिमी बॉर्डर को ही लेके है, भारत और नेपाल का जो पश्चिमी बॉर्डर है उसी को लेके डिस्प्यूट है। अब ये नदी जो है इसके 3 ओरिजिन स्रोत हैं, ठीक है, 3-4 स्रोत हैं जहाँ से पतली पतली धाराएं आती हैं और आगे जाके मोटी धारा में तब्दील हो जाती है। तो एक धारा जो निकलती है जो कि किसका पक्ष है, नेपाल का पक्ष है, कि ये नदी यहाँ से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, लिम्पिया धूला से। तो लिम्पिया धूला से अगर ये नदी निकलती है तो ये पूरा एरिया किसके उसमें चला जाता है, नेपाल में। किंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा होता तो ये क्षेत्र पहले से ही नेपाल के पास होता। भारत का पक्ष ये है कि ये जो नदी निकलती है ये निकलती है लिपू लेक के आसपास से कहीं से। तो ये एरिया जो है ये भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का ये क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर चर्चा करें तो इतिहास में अगर हम पीछे की बात करते हैं तो हमको चलना पड़ेगा कब, ब्रिटिश काल में। 1814 के समय में हम जब आते हैं तो देखते हैं कि इस समय यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, ठीक है। मुगलों के पतन के बाद हो क्या रहा था कि ये क्षेत्र यहाँ पे गोरखा जो भी थे वो काफ़ी पावरफुल हुए और उन्होंने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। कौन सा, उत्तराखंड का रीजन, और इस क्षेत्र में आप देखेंगे किसका, सिक्किम का क्षेत्र। अब इस दौरान जो भारत की बाउंड्री, भारत बोल रहे हैं, नेपाल की बाउंड्री हो गई वो सतलज नदी एक बाउंड्री हो गई और दूसरी बाउंड्री तिस्ता नदी हो गई। यहाँ तक पूरा नेपाल फैल गया था। ऐसे में अंग्रेजों को ये फील हुआ कि नेपाल को रोकना जरूरी है, क्योंकि नेपाल बढ़ते बढ़ते नेपाल के जो राजा हैं, जो गोरखा साम्राज्य है, वो अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को आधिपत्य में ले रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि 1814 से लेके 1816 तक, ठीक है, 1814 से लेके 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के बीच और गोरखा साम्राज्य के बीच, जिसमें फाइनली गोरखा हार जाते हैं और उनके साथ सुगौली की संधि होती है। अब सुगौली की संधि में ही ये डिसाइड किया गया कि जो भारत, सुगौली की संधि में क्या प्रावधान किए गए थे, उसमें ये एक प्रावधान था। पहला प्रावधान ये किया गया कि जो भी विजित जमीन है, जो भी जीती हुई जमीन है गोरखा राजाओं द्वारा, वो ब्रिटिश साम्राज्य को वापस दी जाएगी। तो ये भारत के पास वापस आ गई, सिक्किम का एरिया भारत के पास वापस आ गया, ठीक है। और इनका जो भी सीमा है, नेपाल की जो सीमा है वो महाकाली नदी डिसाइड की गई और इधर से डिसाइड की गई कौन सी, मेची नदी। मेची एक हो गई और एक हो गई महाकाली या कि शारदा नदी। अब इसी शारदा की
जो भी पश्चिमी धारा है ये डिसाइड हुई थी, अर्थात लिम्पियाधुला में। लिम्पियाधुला से जो नदी निकलती थी, जो महाकाली की शाखा निकलती थी, उसको बताया गया था। तो इस संधि के अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र किसके आधिपत्य में आता है? नेपाल में। ये पक्ष किसका है? नेपाल का। ठीक है, किंतु आगे क्या होता है? आगे 1860 के आसपास नेपाल अपनी ही नेपाल बोल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार अपनी संधि को ही तोड़ देती है और पश्चिमी शाखा को नदी की सीमा न मानते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पूर्वी शाखा है ये सीमा है। तो इन्होंने इसको सीमा निर्धारित कर दी। अब इस दौरान गोरखा साम्राज्य ने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं किया और किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई। तो ये क्षेत्र किसमें शामिल हो गया? भारतीय क्षेत्र में आ गया। यह मुद्दा अगर कायदे से माना जाए तो विवाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर बात करें तो 1947 के पहले पाकिस्तान जो था वो भारत का था। तो अगर हम बोल दें कि 1947 के पहले के मैप में भारत में थे तो तुमको भारत में शामिल होना पड़ेगा, हम पाकिस्तान की ज़मीन ले लेंगे, तो इस टाइप का नहीं हो सकता है। अगर इस टाइप से बोलने लगे कि बर्मा 1935 अधिनियम में जो कि अलग हुआ तो उसके पहले किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। तो म्यांमार जो अलग देश है, बर्मा जिसको बोला जाता था, उसको भारत में शामिल करना चाहिए। 1895-96 की बात करने लगे करें तो डूरंड रेखा जब खींची गई थी, अफगानिस्तान तक भारत था। तो अगर इस टाइप से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इस बॉर्डर को इसी हिसाब से डिसाइड किया गया था। तो ये कोई विवाद का पॉइंट बनता नहीं है, किंतु वर्तमान समय में ये विवाद का कारण बना हुआ है। इसके पीछे के कारण अगर हम देखते हैं तो पहला एक कारण देखते हैं कि जो वर्तमान यहाँ पे सरकार है उसका चाइना की ओर झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, या कि कहा जाए कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ रहा है। उसके कारण है, पहली बात तो यहाँ पे जो केपी शर्मा ओली जी की सरकार है वो किस विचारधारा को सपोर्ट करती है? साम्यवादी विचारधारा को। ठीक है, चीन की सरकार भी साम्यवादी सरकार है, अर्थात विचारधारा के फैक्टर को आपको लिखना है अपने आंसर को कोट करते समय कि पहला तो विचारधारा का फैक्टर हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा जो चीन की जो पॉलिसी है कि अपने ऋण जाल में वो फंसा लेता है। ठीक है, ऋण जाल में कैसे फंसाता है कि वो किसी भी कंट्री को, किसी भी गरीब कंट्री को पहले क्या करता है? ऋण देना स्टार्ट करता है वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर, और फिर धीरे धीरे अपने अनैतिक काम उनसे पूरे करवाने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और उससे हम्बनटोटा का एरिया उसने सैनिक बेस के लिए ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार चाइना तो लगभग पूर्ण तरीके से उसके आधिपत्य में ही आ चुका है। किसके आधिपत्य में? चीन के आधिपत्य में। तो ये चीन की पॉलिसी है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? वर्तमान केपी शर्मा सरकार की राजनीतिक स्थिति जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? राजनीतिक स्थिति में अगर देखें तो केपी शर्मा ओली जी की जो सरकार है तो वो काफ़ी वीक पोजीशन पे जाती हुई दिख रही है, अर्थात जीतने की कंडीशन में नहीं है। तो उन्होंने भारतीय नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दो और चुनाव को जीत लो। ठीक है, तो राष्ट्रवाद बढ़ाया कैसे जाता है? राष्ट्रवाद बढ़ाने के कुछ तरीके यही होते हैं कि आप जो भी ज़मीन के विवाद हो, कुछ नेशनल फ्लैग का हो, कुछ अंतर्राष्ट्रीय इशूज उठाओ जिससे आपको पब्लिक सिंपैथी मिल सके और आप अपने जो भी हैं, आपके जो भी अंतर मानसिक भावना है उसके नाम पर आप वोट ले सको और अपनी सरकार बना सको। ठीक है, तो काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने ये हथकंडा पहले भी वर्ल्ड वार के टाइम में भी अपनाया था। बहुत सारी सरकारों ने अपने आपको सस्टेन करने के लिए, जैसा कि आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार के समय आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना प्रथम वर्ल्ड वार में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में अपनाई गई थी।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम जर्मनी में देखते हैं कि उग्र राष्ट्रीयता के कारण ही विश्व युद्ध हुए थे और युद्ध की कगार पर जाके चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। अर्थात राष्ट्रवाद तो ठीक है, पर राष्ट्रवाद उग्र रूप नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा आपको अपने आंसर में कोड करते चलना है अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं और बेहतर नंबर पाना चाहते हैं तो ये 3-4 कारण हो गए जिसको आप बता सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि संधि की शर्तों में प्रमुख रूप से क्या था। ये देखिए, ये उसका आपको मैप है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि ये लिम्पियाधुरा है, ये लिपू लेक है और ये जो है ये नदी का है एरिया और ये पक्ष जो बताता है ये नेपाल बताता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी संधि हुई थी उसमें शर्तें क्या थीं। तो संधि से क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो पहला आप देखेंगे कि संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के यहाँ के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब थे। नेपाल का राजा कौन था उन दिनों, तो उन दिनों नेपाल का राजा कौन था, विक्रम शाह था। ये युद्ध की डेट लिखी हुई है तथा संधि की अगर डेट पूछता है पेपर में तो ये आ जाएगी 1816। सुगौली कहाँ पड़ता है, तो सुगौली पड़ता है चंपारण बिहार में। संधि शर्तों पर सिग्नेचर करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले नेपाल की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, तो राजगुरु गजराज मिश्र ने किया था। तथा ब्रिटिश सरकार की तरफ से किसने किया था, पेरिस ब्रेडसा ने किया था। ठीक है, और ये पश्चिमी सीमा को लेके विवाद है तो ये संधि की शर्त में डिसाइड किया गया था महाकाली नदी को। तो ये पूरा आपको इस टाइप से आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे का रास्ता क्या है, कैसे हम इस पूरे मुद्दे को निपटा सकते हैं। तो मुद्दा ये जो भी है इसको कैसे निपटाया जा सकता है। पहला तो आप इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिखाएं अपने उत्तर लिखते समय कि भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का संबंध हमेशा से रहा है। कैसे आप दिखा पाएंगे कि भारत को आप देखेंगे तो रामायण काल से ही जनकपुरी से सीता जी आई थी। ठीक है, अयोध्या में उनका राम के साथ विवाह हुआ था, ये आप दिखा सकते हैं। दूसरा ये बता सकते हैं कि जो भी नेपाली भाई लोग हैं, जो भी नेपाल के लोग हैं, वो लगभग अपने रोजगार के लिए भारत पर आश्रित हैं। भारत जो है, भारत का जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है उसी से ही उस बंदरगाह का उपयोग कौन करता है, नेपाल करता है तथा उससे नेपाल अपने व्यापारिक हित के लिए सामान का निर्यात अन्य देशों में करने का प्रयास करता है। तो ये आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिखा देंगे। फिर उसके बाद बता देंगे कि भारत को और नेपाल को दोनों को क्या करना चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता का सहारा लेना चाहिए। द्विपक्षीय वार्ता अर्थात बायलैटरल टॉक के जरिए अपने इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। कारण ये है क्योंकि जो भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है ये उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी बाउंड्री जो है वो क्लोज बाउंड्री नहीं है भारत नेपाल के बीच। अर्थात भारत और नेपाल, भारत से अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर नेपाल से भारत आते हैं तो आपको वीज़ा पासपोर्ट नहीं देना पड़ता है। अर्थात ये किसी इसका कोई भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। साथ ही भारत को अपना पक्ष रखते हुए जो भी रोड बनी हुई है काला पानी से लेके कहाँ तक बनी हुई है, लिपू लेक तक, तो इससे नेपाल को क्या फ़ायदा होगा ये बताना चाहिए। इससे आगाह करना चाहिए कि इससे आपको इतने बेनिफिट्स होंगे। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि जो सार्क जैसे संगठन बनाए गए थे तो उनको मजबूती प्रदान करें, जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हों और भारत और नेपाल के रिश्ते पहले जैसे हो सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।